सभी का स्वागत है पुनः स्पिरिचुअल स्पाइरल्स के स्वाध्याय में। तो आज वैसे तो हम तुलसी दल किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कुछ काफी दिन हो गए हैं, कुछ नया टॉपिक करते हैं तो इंटरेस्ट बना रहेगा और कुछ नई चीजें भी हम सीखेंगे। वैसे तुलसी दल में हर दिन नई नई चीजें हम सीखते आ रहे हैं। सर का एक कंपाइलेशन है पत्री जी का, जो उन्होंने इतने सालों में इतनी किताबों का कंपाइलेशन किया है। उसी तरह एक पूरे मतलब 20-25 सालों का जो कंपाइलेशन है, एक किस्म से सार है, जो डॉलरस कैनन ने अपने जीवन में सीखा, समझा, पढ़ा, वो सब कुछ जो है उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। पर और हम लोग उससे काफी इंस्पायर भी हुए हैं। इसी हमारे ही ग्रुप में शिल्पा शिंदे मैम ने, मास्टर ने 2 दिन तक हमें थ्री वेव्स ऑफ वॉलेंटियर्स, जो डॉलरस कैनन की ही किताब है, उन मैम की ही किताब है, उसके बारे में भी हमें बताया था। तो वहीं से मैं शुरू करूंगी उसका मतलब सार लेके, और फिर हम आगे करेंगे कि डॉलरस कैनन जो है मूल रूप से वो हिप्नोथेरेपिस्ट थी। उनके पति भी हिप्नोथेरेपिस्ट थे, और उनको लेकिन उनके पति ने जो है हिप्नोथेरेपी की कभी मतलब प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन इनके पास एक कुछ इस तरह का एक मतलब एक और इनका जन्म काफी पहले हुआ है। तो ये जो डॉलरस कैनन है, उनका जन्म 1931 में हुआ था, यूएसए में हुआ था। और उनके हस्बैंड भी 1968 वियतनाम वॉर जो है उसमें वो कार्यरत थे, और उसके बाद वो फिर टेक्सास में रहने लगे। वहां पर उन्हें उन्होंने जो है एक उनको ऐसी मतलब जस्ट लाइक किसी ने डॉक्टर ने बताया, पूछा कि एक कोई लड़की है, वो बहुत उसको फीमेल पेशेंट है जो उसको बहुत स्ट्रेस है, और वहाँ क्यों अगर आपने हिप्नोथेरेपी या हिप्नोटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, सीखा है, तो आप उसके साथ क्यों नहीं मतलब काम करते। तो इस तरह से उनकी यात्रा शुरू हुई। तो आप देखेंगे 1968 में या 70s में उनकी यात्रा शुरू हुई। 1992 में फिर उन्होंने 15-20 साल करीब जो है ये सारे कई सारे हिप्नोथेरेपी पेशेंट्स के साथ काम किया। और 1992 में फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी, पब्लिशिंग कंपनी बनाई, जिसमें कि उन्होंने पहली जो किताब रिलीज की थी वो 1980 में, 1992 में उन्होंने मतलब अपनी पब्लिशिंग शुरू की। लेकिन जो भी उनका काम था 1980 से 2009 तक या बाद तक भी उनकी कुछ कुछ किताबें उस वाले ओजार्क माउंटेन पब्लिशिंग के द्वारा मतलब आई। इसमें से जो मतलब पहली पहली कुछ किताबें थी, वो थी कन्वर्सेशन विद नॉस्ट्रेडमस। अब नॉस्ट्रेडमस का जो मतलब नाम ही है, सब लोग हम लोग सोचते हैं कि नॉस्ट्रेडमस कौन हो सकते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो नॉस्ट्रेडमस की जो किताबें हैं, या जो जिस तरह से उन्होंने लिखा है, वे फ्रांस में जन्मे थे, और 500 बीसी 500 में जन्मे थे नॉस्ट्रेडमस। और उन्होंने जो जो लिखा है वो इस तरह से लिखा है, कविता में लिखा है, फ्रांस के इस तरह मतलब फ्रेंच भाषा के इस तरह के मतलब शब्दों का प्रयोग किया है कि उसको समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये डोलोरेस कैनन का भी मतलब उनका भी यही मतलब विचार था कि मैं नॉस्ट्रेडामस को कैसे मतलब उनको लगता था कि नॉस्ट्रेडामस के बारे में क्या समझूं, या इस तरह की उनको नॉलेज थी। लेकिन क्या हुआ कि एक उनके जो हिप्नोथेरेपी के जो भी एक पेशेंट है या पेशेंट गॉड है, वो जो है उनको लगा, उन वे फिर नॉस्ट्रेडामस की बातें करने लगे। और तब उनको फिर नॉस्ट्रेडामस के एक किस्म की चैनलिंग होने लगी, या नॉस्ट्रेडामस एक तरह से उनके साथ उस हिप्नोटिक अवस्था में जो उनकी पेशेंट थी, उसके साथ वे काम मतलब बात करने लगी।
और क्योंकि ये उनके लिए पहले पहले कुछ मतलब बाद में तो वो जब उनके आप बाद में की किताबें देखेंगे तो वो एक पेशेंट के साथ एक से अधिक सेशन नहीं करती थी, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्होंने इन जो पेशेंट हैं उनके साथ उन्होंने काफी सारे सेशन किए और तब उन्होंने नॉस्ट्राडामस की जो चीजें हैं, जो भी उनकी जो भी बातें हैं, वो फिर उन्होंने डिटेल में उनसे समझी। अ, तो तब इनकी और नॉस्ट्राडामस की ये पूरी मतलब दो किताबों की श्रृंखला है। और मैं इसमें कुछ इस तरह से नहीं मतलब कोई एक कोई स्टोरी या जो इनमें कई सारी चीजें हैं जो इन्होंने इराक वॉर और जो कोविड तो नहीं पर जो HIV की जो महामारी फैली थी 1980 के करीब, मतलब उनके समय के करीब जब वो ये किताबें कर रहे थे, उसमें उनके काफी जिक्र है इस किताबों में। तो उन्होंने क्यों नहीं ये क्लिष्ट भाषा में क्यों लिखी, और फिर उनको जैसे आज तो हम किसी भी मतलब सब्जेक्ट पर खुल के बातें कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में उनको बहुत ज्यादा डर था कि अगर वो बिल्कुल सही भाषा में लिख देंगे, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट लिख देंगे, कविता रूपी में नहीं लिखेंगे कहीं पर, तो उन्होंने जैसे चित्र सिंबल भी बना के अपनी बात को व्यक्त किया है। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि जब कोई चीज हो जाती है, जैसे कि वो टावर्स गिर गए थे 9/11 में, जो टावर्स दो ट्विन टावर्स जिसको कहा जाता है, वो जब गिर गए थे, तो उसके बाद लोगों ने उसका मतलब निकाला कि अच्छा नॉस्ट्राडामस ये कहना चाहते थे। तो मुख्य बात, ऐसे तो कहानियां उनकी काफी सारी हैं कि उन्होंने क्यों लिखा, इस तरह की पूरी किताब में ही यही सारी कहानियां लिखी हुई हैं। लेकिन जो इस चीज में मतलब वो मैं डिटेल में कुछ बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहती हूँ कि नॉस्ट्राडामस का कहने का अर्थ ये था कि मैंने जो है कि बहुत जो विचित्र बातें या बहुत जो डरावनी बातें हैं उसके ही बारे में क्यों लिखा। अब वो कहते हैं कि मेरा जो तरीका था या मेरी सोच थी उस वक्त नॉस्ट्राडामस की, वो जो है ये थी कि मैं जो ह्यूमैनिटी मतलब हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको बता सके कि अगर हमने जो सही रास्ता नहीं अपनाया तो क्या क्या हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं था, तो उनकी मतलब लेखनी में या इस किताब में यह आया है कि मतलब इस किताब में ही लिखा हुआ है, तो मैं मतलब उनका किताब का हवाला देके ही बोल रही हूँ कि यह जो इराक पे बमबारी करने का जो USA का जो निर्णय था, वह अगर नहीं होता, वह नहीं होता, तो तब दुनिया जो है वो एक अलग रास्ते पे चलती। और जब वो हो गया तो तब दुनिया अलग रास्ते पे चलने लगी। तो हम ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरह हुआ, उस पर इस किताब में इतना ध्यान नहीं है। पर नॉस्ट्राडामस क्योंकि 1980 1890 में डोलोरेस कैनन उनसे एक किस्म से ऑलमोस्ट डायरेक्टली ही बात कर रही थी, जबकि वो हर अपने इंटरव्यू में हर किताब में बोलती है देखिए मैं डायरेक्टली बात नहीं करती, मुझे चैनलिंग की कोई मतलब मेरे में कोई गुण नहीं है। अर्थात कोई भी जो हिप्नोथेरेपी का जो मेरे हमारे पास पेशेंट गॉड आता है, उनकी जो भी समस्या होती है, उस समस्या को के जानकारी प्राप्त करने के बाद जब वो उनके हायर सेल्फ या उनके से कांटेक्ट करती हैं या उनसे ये पूछती हैं कि आपको यही वाली जीवन क्यों बताई गई, तब जो एंटिटी जो हायर सेल्फ उनसे कांटेक्ट करता है, उनसे वो वार्तालाप करती है। और इसमें उन्होंने ये सारी किताबें जितनी भी उनकी 20 25 30 किताबें हैं, वो उन्होंने उसमें लिखी है। तो इस तरह नॉस्ट्राडामस से जब वो वार्तालाप कर रहे थे 1990 उस तरफ का दौर था। तो अगर हमें भी कुछ याद है तो ये सारा जो कुछ हुआ था उसमें भी काफी मतलब बाद में आपको पता होगा कि इराक में जो भी बमबारी हुई थी वह बाद में हमें पता चला कि वह जो है वो बिल्कुल सच भी नहीं था। इराक में इस तरह की कोई
जो भी मतलब वेपन्स वगैरह भी नहीं थे, तो वहां से शुरू हुई। तो यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड की जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो हम सीख सकते हैं, जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। वो कहना अर्थ ये है, नोस्ट्राडामस ये कहते हैं, या मेरी जो समझ में आया उनकी किताब को जितना मैंने पढ़ा है, पूरी तरह पढ़ा भी नहीं है, कि कोई भी चीज, कोई हम जैसे सिर्फ विचार भी कर लेते हैं। जैसे मेरे, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मेरे को बड़ा मन था कि मैं डॉक्टर बनूं या साइंटिस्ट बनूं। तो अगर ये छोटा सा विचार है कि जैसे कि मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाऊं, तब तो कोई बात नहीं, तब तो जो मेरे मन से एक किस्म से विचार निकला और उसमें कुछ ऊर्जा गई मेरी, और तब मैंने उसको ज्यादा ऊर्जा नहीं दी, अर्थात कि मैंने उसको ज्यादा, बस थोड़े समय के लिए सुना, फिर भी मैंने उस चीज को ऊर्जा दी, तो उससे एक पूरा एक दुनिया बन जाती है। दुनिया इस तरह से बन जाती है जिसमें अनुराधा ने वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई, और फिर उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। परंतु अगर हम उस पे ऊर्जा नहीं देते हैं, तब वो सारी कुछ कोलैप्स होके, जो मेरी अभी की ऊर्जा है उसी के साथ मेरी पूरी पूरी ऊर्जा बनी रहती है, या मेरे स्प्लिट नहीं होती है, जो मेरा दुनिया है, जो पैरेलल वर्ल्ड्स है वो नहीं बनते हैं। लेकिन जो इस तरह की कोई चीज, जब हम बोलते हैं ना कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और पास्ट में नहीं रहना चाहिए, तो अगर मेरी जो डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो वो क्या होगा कि अब ऐसी एक दुनिया बन, और मैं रोज उसमें मतलब उसमें ऊर्जा डालती हूँ कि अरे मुझे तो डॉक्टर बनना था, मुझे तो डॉक्टर बनना था, मुझे तो डॉक्टर बनना था। तो एक पूरी दुनिया इस तरह की बन जाएगी जिसमें मैं डॉक्टर बनी हुई होंगी। और उसमें क्या होगा कि एक स्प्लिट हो जाएगा। जो मेरी समझ में आया उसमें क्या होता है कि हमारी आधी या कुछ प्रतिशत ऊर्जा उस वाले वर्ल्ड में चली जाती है, और तब हमारे मतलब इस वाले वर्ल्ड में कम ऊर्जा होने से हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं उस वर्ल्ड में हूँ या इस वर्ल्ड में हूँ। और तब हमारे मन में द्वंद्व पैदा होते हैं, या कोई मतलब मानसिक या भौतिक बीमारियां होने की संभावना है। तो इसलिए ही कहा जाता है, या इनका भी यही, नॉस्ट्रेडमस का भी यही कहना है, कि मैंने जो बहुत ही ना होने वाली या बहुत ही डेंजरस या बहुत ही डरावनी वाली घटनाओं पर ही ज्यादा क्यों लिखा या ज्यादा क्यों बताया, क्योंकि उनकी एक श्रृंखला से बनती है, कि अगर वो बमबारी नहीं होती, तब ये दुनिया जो है ज्यादा शांति की ओर तुरंत से जाती। और इसका विपरीत भी उन्होंने बताया है कि अगर ये बमबारी हो गई, तो भी ये एक किस्म से, ये उसका रिपकशन या उसका एक्शन ये रहा कि तब लोगों को समझ में आया कि अगर इस तरह से बमबारी कोई देश दूसरे देश पर करता है, तो इसमें जो है शांति, जब शांति भंग होती है, तब उसमें वर्ल्ड वॉर होने की एक मतलब एक सिचुएशन से क्रिएट हो जाती है। तो इससे पहले फिर उनकी इस किताब में ये भी बातें चलती हैं कि अगर जो जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा, वह गिराने से किस तरह से ये दुनिया जो है उसमें परिवर्तन आया, वो उसका जो परिवर्तन आया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बम गिरा, तो तब हमारी जो धरती थी उसके जो एक किस्म से जो चालन करने वाले जो भी गुरु हैं, असेंडेंट मास्टर है, या पूरी एक कमेटी है जो उसको संचालन करती है धरती में और धरती में होने वाले, तो उनको एक लगा कि ये मतलब अलार्म या घंटी बज गई है। अगर नहीं होता तब तो धरती मतलब सुचारू रूप से अपनी जो भी शांतिपूर्वक आगे बढ़ती रहती, लेकिन जब वो बम गिरा, तो तब एक नई प्लान या नई प्लान बनाया गया। वो जो भी हम बोलते हैं कि अ, एक वर्ड होता है पूरी जो संचालन करती है अर्थ प्लैनेट की, और उस कमेटी में फिर ये निश्चित हुआ कि हम अब धरती पर, क्योंकि धरती में सबसे जो प्रमुख बात है या प्रमुख जो एक रूल है धरती का, अर्थ का, वह है कि धरती में कोई भी फ्री विल से ही रह सकता है, अर्थात कि हम मतलब वे गुरु लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग्स का या मनुष्यों का जो फ्री विल है, उस पर कुछ भी अंकुश नहीं लगा सकते, उसे रोक नहीं सकते। तब एक नई प्लान बनी कि अगर अंकुश नहीं लगा सकते, तब ऐसे लोगों को धरती पर भेजा जाए जो कि शांति प्रिय हो,
जो कि शांति से रहना चाहें और उनकी ऊर्जा से बाकी के लोग भी शांति से रहें। तो इस तरह उसका जो बैकग्राउंड है बम के गिरने का, वह हमें थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स में दिखाई देता है। तो 1947 के बाद 50s या 60s में फर्स्ट वाली वेव आई, जिन्होंने की जो कि पूरे ब्रह्मांड से एक किस्म से वॉलंटियर्स आए, दुनिया में, मतलब पृथ्वी में पैदा हुए। तो तब ये माना गया कि ये फ्री विल का हनन नहीं है। तो ये एक अल्टरनेटिव प्लान या स्मार्ट प्लान या एक प्लान बनाया गया 1947 के बाद। तो 50s और 60s में पूरे ब्रह्मांड के सोल्स में से कुछ वॉलंटियर्स आए। वह उन्होंने, मतलब वे धरती पे पहले कभी आए ही नहीं थे, उनमें कुछ ऐसे कर्मा का, उनमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, ना केवल ना वो धरती के जो ये तरीके हैं, ईर्ष्या या अरशद वर्ग, इस तरह के में भी वो जानते नहीं थे। लेकिन क्योंकि पूरे ब्रह्म एक मतलब किस मतलब एक पूरा नोटिस गया पूरे ब्रह्मांड में कि कोई भी जो धरती में शांति के लिए आना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, वो आए। तो तब वो फिर फर्स्ट वेव ऑफ वॉलंटियर आए 50s और 60s में। उनके लिए बहुत ही कठिन था, और लेकिन वो कठिनाई के कारण वो उन्होंने जो वो फर्स्ट वेव ऑफ वॉलंटियर ने सीखा समझा कि इस कठिनाई में कैसे बाकी के लोग रह सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड वेव्स ऑफ वॉलंटियर आए, हम में से भी कुछ लाइक 80s 70s 80s में बॉर्न हुए, लेट 80s में बॉर्न हुए लोग, जिनको आजकल मिलेनियल्स कहा जाता है, वह आए। तो उनमें क्या है, थोड़ी सी और उनमें कुछ एक किस्म से एक ट्रेनिंग से मिल गई थी, क्योंकि फर्स्ट वेव ऑफ वॉलंटियर के कारण एक एनवायरनमेंट सा बन गया था कि वे लोग आके फिर आसानी से यहाँ की ऊर्जा के साथ थोड़ा बहुत काम कर सके। और उनका मुख्यतः सेकेंड वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स का ये काम था कि वो यहाँ की ऊर्जा, मतलब एक किस्म से पॉइंट्स बने। मैंने एक दिन एक ये बात कही थी कि हमें कभी कभी ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं या यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं या ध्यान प्रचार कर रहे हैं, हम कुछ एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी ऊर्जा के द्वारा हमारे आसपास के जो भी है वातावरण में कुछ ऊर्जा जा रही है। तो वही काम वो सेकेंड वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स का था कि वे उस ऊर्जा को एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि शांति प्रिय ऊर्जा है। तो और थर्ड वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो उसमें फिर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल 20 वर्षीय या 25 वर्षीय लोग बड़े फेमस हो रहे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी के रूप में या पॉडकास्ट के रूप में या सिंगर के रूप में, एक्टर के रूप में पॉपुलर हो रहे हैं। लोग उनकी बातों को एक किस्म से बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, उनके गानों को या उनकी बातों को सुन रहे हैं, और वे शांति की बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ एक। तो ये तो हो गया थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स का। मैं नॉस्ट्रेडामस वाले किताब पर मैं इन दोनों किताबों को मतलब पैरेलल में रखना चाहती हूँ। तो नॉस्ट्रेडामस के साथ जब उनकी बातें हुई, तो नॉस्ट्रेडामस डोलोरेस कैनन को 1980s और 90s की जो भी न्यूज थी, बड़ी बड़ी न्यूज थी, वे भी उन्होंने डिस्कस की। और फिर HIV क्यों आया, या मतलब जो गे या इस तरह के लोग थे, उनके साथ मतलब ये प्रचलित कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो है वो पूरा जो सिस्टम है, या तो मेल डोमिनेटेड या मतलब फीमेल, बहुत मतलब एक किस्म से एक कंट्रास्ट सा है दोनों की उसमें। तो इस तरह की जो एक किस्म से बहुत ही सेंसिटिव लोग जब दुनिया में आने लगे, तो उनको ऐसा लगा कि अरे मैं तो दोनों तरह की जो क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज है, उसको अपना के रह सकता हूँ। तो इस तरह की जो एक रिpercussions हुआ HIV के बारे बाद में, कि लोग दोनों ही गुणों के साथ रहने लगे, तो वह फिर गे या लेस्बियन, इस तरह के हम नाम जानते हैं, उस तरह में परिवर्तित हुआ। तो ये तो हर एक चीज को यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। और जो उनकी एक पेशेंट थी, फीमेल, एलिना नाम की, वह फिर उसको धीरे धीरे उनके साथ वो बात करके यहाँ पर बातें करने लगी, और नॉस्ट्रेडामस के साथ वहां पर बातें हुई। तो देखिए, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि कई बार उन्होंने, नॉस्ट्रेडामस ने इंटरप्रिटेशन के बारे में भी बात की है।
तो इंटरप्रिटेशन कैसी होती है कि कभी कभी ये मैं वहीं से मतलब किताब से ही बता देती हूँ, कि अब शेयर कर देती हूँ ताकि हम बस एक जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में समझे। ये है किताब। तो वीवर तो 1992 में कुछ इस तरह की लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में कुछ बुक के बारे में लिखा हुआ है। और ये एलिना जो उनकी बातें मतलब जो उनकी फीमेल पेशेंट है, अ, और ये डी यानी कि जो है डॉलोरेस कैनन की ये वार्ता है। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई है कि 1984 जो है कि कैमरास जो रिसर्चर्स फाउंड दैट सिटी बाय ट्रेसिंग, कोई एक नई सिटी रिसर्च के पिक्चर्स आए। वो भी चैलेंजर, चैलेंजर आपको याद होगा कि यान था, वायुयान था, वहां के पिक्चर से हुआ। Recent excavations indicate that the city was 2800 में वहां पर लोग रहते थे अरेबिया में। और इस तरह की बातें ही वहां पर कर रहे हैं। तो ही हैज तो एलिना बोलती है कि he has given you all the information on it and you need to know the rest of the information will come through another source, यानी कि अलग पेशेंट के साथ काम आएगा। तो आई वॉज तो तब ये वहां पर आगे मतलब बातें होती हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जो अब मतलब उन्होंने कोई सिटी डिस्कवर की है, वो नॉस्ट्राडामस ने पहले ही बता दिया था। तो द यहाँ पर जो लाइन है कि दिस वुड बी इम्पोर्टेंट द इंटरप्रेशन, डू यू मीन द प्लैनेट्स आर डिफरेंट नाउ एंड देवर। तो प्लैनेट के मतलब सिचुएशन के हिसाब से या किसी स्टार की दशा के हिसाब से नोस्ट्राडामस ने कई सारी प्रिडिक्शन की हुई है। तो फिर ये जो गणना है या जो मैथमेटिक्स की गणना है, उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो मतलब गणना सही नहीं होती या इंटरप्रिटेशन सही नहीं होती, उसका उदाहरण है ये। तो तब उन्होंने जब फिफ्थ सेंचुरी में नोस्ट्राडामस ने लिखा एंड और जो भी वो बात आई कि हमारी मनुष्य जाति कब इस सिटी के बारे में जाएगी, एटलांटिस के बारे में देखेगी, तो वो 12th ऑफ 1986 में देखेगी। तो अब ये जो गणना है वो मतलब किस तरह से वो उसमें लिखी हुई है, तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिस टुक मी ऑफ गार्ड, he had no way of knowing that I was using a tape। और इस तरह से मतलब उनकी टेप या उनके ही जो ट्रांसलेशन मतलब जो वो काम कर रहे थे, उसी की तरह वो वही बात नोस्ट्राडामस ने लिखी थी या एलेना वही बात बता रही थी। तो ऐसी कई सारी मतलब विचित्र विचित्र घटनाएं भी इस वाली बुक में लिखी हुई हैं। तब और फिर उसी दिन मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ एक तरह से जुड़ी हुई हैं। तो ये मेरे लिए समझाना या बात करना या इसको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं ताकि आपकी कोई जिज्ञासा बने और किस तरह से ये लिखा गया है और किस तरह से नॉस्ट्राडामस ने ये सब कहा है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा विराम दूंगी और 5 मिनट में सिर्फ सीन्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। इसी तरह उनकी इसी दौरान 1990s या 2000 में ही उनको एक पेशेंट मिली जो कि फिर असीन्स या आप लोग जानते हैं, रीटा मैम हम लोग को न्यूटन सर ने भी बताया कि जो असीन्स थे वे वह एक कम्युनिटी थी उसी एरिया में, मिडिल ईस्ट एरिया में, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट वाली जो किताबें हैं उसमें कई सारी कहानियां हैं। वहां से वे क्यों निकल गए, फिर उन्होंने कैसे उनको ये मिला, संदेश मिला कि जीसस या जो पैदा होने वाले हैं, ईसा ईसा पैदा होने वाले हैं, उनको ये संदेश मिला। फिर वे लोग असीन वे एक किस्म की एक पूरी एक जगह थी, उसके कई सारे किताबों में भी, इस किताब में भी असीन्स, जीसस एंड असीन्स वाले किताब में कई चित्र दिए हैं।
और वह चित्र भी उसमें वो कुछ ही मतलब कैसा वो रहते थे, कैसे वो था, कहाँ उनके क्या रूल्स थे, 12 कमांडमेंट्स क्या थी, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वह इस जीसस एंड असीन्स वाली किताब में लिखा हुआ है। तो वहां पर जॉन नाम के एक किस्म के उनके साथ में थे, जीसस के साथ में थे जब वो पैदा हुए, या वो स्टूडेंट थे और फिर उन्होंने सारी किताबें लिखी। इस तरह की पूरी कहानियां एक ही पेशेंट द्वारा कई सारी मतलब कहानियां वहां पर डॉलरस कैनन ने यहाँ पर इस बुक में लिखी है, जो जीसस एंड एसीन वाली जो किताबें हैं। तो एसीन्स के बारे में यह कहा जाता है, मतलब ऐसी है कि उन्होंने कई सारी कहानियां लिख लिख के, डेथ सी स्क्रोल्स, ये सारी किताबें या कहानियां लिख के छोड़ी हुई हैं, ताकि बाकी के जैसे कोई हमारे जो हम लोग हैं वो उनको समझ सके। तो वो रहते थे कुमरान जगह में। तो उसके कुछ कुछ चित्र जो हैं, यह वह लड़की उनके पेशेंट गॉड ने ही उनको बना के दिए हैं। रुइंस ऑफ कुमरान शहर में असीन्स रहते थे, और उसी कैसे वह रहते थे, उनके क्या नियम थे, वो उन मतलब एक किस्म का वहां पर कुछ कम ही लोग रहते थे, और उनके जो नियम थे, किस तरह से वो समाज में रहेंगे, चोरी करने पर क्या होगा, इस तरह के काफी सारे उनके नियम कानून थे। द मैनुअल ऑफ डिसिप्लिन, या इस तरह के उनके नियम उस फिर बाद में मिले, और उसी को फिर डेथ थ्री, रेड स्क्रोल्स, या इस तरह की मटेरियल या इस तरह का नाम दिया जाता है। अ, तो ये जो असीम थे, इन्होंने ही उस मतलब समझा, इन्होंने एक किस्म से वेट किया। तो ये 2000 यानी 60 BC में से यहाँ कहानी शुरू होती है, इनके जो पेशेंट गॉड ने बताई, और वो वहां पर एक किस्म से उस जीवन में एसीन्स के साथ रह रही थी, या उस जीवन के बारे में वो डॉलरस कैनन को बताने लगी। तो तब उन्होंने बताया कि उनकी जो एक किस्म से यूनिवर्सिटी थी, लाइब्रेरीज थी, जो कि हम मतलब ये अपने मतलब यहाँ इंडिया के में भी कई सारे समझते हैं कि उस बीच में कई सारी नालंदा या इस तरह की यूनिवर्सिटीज यहाँ भी थी। तो कुमरान की और कई सारी किताबें जो बाद में आर्कियोलॉजी ने बताई, उसकी भी फोटोज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो मुझे ये सब कुछ बहुत मतलब एक किस्म से क्या मतलब एक लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होगा, और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मैं पूरा कुछ बता सकूं। फिर भी अपना जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में, एसीन्स के बारे में, नॉस्ट्राडामस के, और जो मुझे बहुत प्रेरणा दी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो जैसे जैसे मैं कोई नोट्स बनाऊंगी, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं इस बार के लिए, और जब हम तुलसी दल की किताब से थोड़ा सा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या कुछ ब्रेक लेना चाहेंगे सेशंस में, तो मैं धीरे धीरे कोई जैसे कॉन्वोल्यूटेड यूनिवर्स पार्ट 1 या पार्ट 2 की पूरी पूरी कहानी आपके सामने लाऊंगी। तो ये मेरा प्रयास है कि डॉलरस कॉनन की जो चीजें मेरे को बहुत इंस्पायर करती हैं, वो मैं आपके सामने लाऊं, और आपका मन में कोई प्रश्न आ रहा हो और मैं अगर उसके जवाब दे सकती हूँ तो प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मैम, आपने इतना इनिशिएटिव लिया। मतलब पढ़ने में ही इतना डिफिकल्ट हो रहा है, समझने में आप हमें बता रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये मतलब हमसे पुरातन नहीं है, हमारे साथ साथ पैरेलल है, साथ साथ भी दूसरी वर्ल्ड चलती है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बहुत ही मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे बहुत इसमें जो कोई भी किताब है, ये कॉन्वोल्यूटेड यूनिवर्स या ये सब कुछ लिख, तो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, डॉक्टर न्यूटन भी बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारा ये होता है कि जैसे कि अब हम वहां पर अगर ठीक करा या उसमें समझ लिया हमने,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों? अगर वो परेशानी जो है वहां पर अगर हमें सिर्फ समझ में भी आ गई कि ऐसा कुछ हुआ था, तो इस वाले जीवन में उसका पूरा एक किस्म से सही परिणाम हो जाता है। तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ हुआ और अभी मतलब वो पुराना था या 2500 साल पहले का था तो यहाँ पर उसका असर नहीं हो रहा। नहीं, हमारी ऊर्जाएं जो हैं या जो ये चीजें हैं वो फिर एक किस्म से कोलैप्स हो गया, so that we understood and then we got that information and we can apply in this life. This is what I have पिछले 1 डेढ़ महीने में मेरी समझ में आ रहा है। तो मैं कई बार ऐसा, इसमें कहीं लिखा नहीं है लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे ही मतलब प्रेयर करती रहती हूँ कि अगर मेरा कुछ रह गया है या पैरेलल वर्ड्स में तो मैं कोलैप्स करना चाहूंगी, कोलैप्स कर, मैं जस्ट ऐसे प्रेयर में इंटेंशन देती रहती हूँ। मुझे यही समझ में आया है कि हमारी छोटी सी भी जो इच्छा होती है वह भी एक ऊर्जा, एक किस्म से ऊर्जा ले जाती है। और फिर और हमारे में तो कई सारी ऐसी इच्छाएं हैं या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मतलब चलते ही रहते हैं और हम जितना उनको ऊर्जा देंगे वह हमारी इस वाले जीवन में सुचारू रूप से या पूर्णतः ऊर्जा लाने में फिर उम, नहीं बाधा पैदा करते हैं। मैम परसों भी अभी भी न्यूटन सर का था ना, उसमें हम्म, वो जीके सर ने पूछा तो एक इंसिडेंट वो बता रहे थे। हम्म, एक लेडी हम्म, की ब्रेस्ट कैंसर थी, ट्यूमर था ब्रेस्ट में, तो उनको पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए, तो वो गए तो वो स्पेन में लड़ाई में उनकी ब्रेस्ट पे किसी ने वो मारा था स्वॉर्ड। वो छोटा बच्चा था उनका, और उनका वो दूध वैसे ही निकल गया, वो फीड नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। उनके माइंड में वो इम्प्रिंट था, आई कांट फीड माई चाइल्ड, मैंने उसको अनाथ छोड़ दिया, अनाथ। तो जब बर्थ हुई उनको वो डर था, अभी इस वाली लाइफ में मतलब हम जो लिव कर रहे हैं अभी वो पेशेंट पीजी का, तो वो डर था, इस कारण वो कंसीव भी नहीं कर पाए। नो प्रॉब्लम था हस्बैंड एंड वाइफ में। जब डायग्नोस हुआ, वो तेलुगु में वही बता रहे थे। फिर और कैंसर भी हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, थोड़े एज के बाद। तो जब उनको पीएलआर करवाया, वो पिक्चर उन्होंने देखा, तो उनको कोई भी ऑपरेशन बिना, और वो जो बोलते हैं ना कीमोथेरेपी, वो कुछ भी नहीं करवाना पड़ा। वो एज इट इज ठीक हो गया उनका ब्रेस्ट कैंसर। वो एक मिराकल है, डॉक्टर्स को भी कैसे ठीक हो गया। वो ट्यूमर था ब्रेस्ट में, ये सब उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। पीएलआर करने से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके वो सीन देखा, वो समझ गई और यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक मिराकल है, वो बता रहे थे उस दिन। तो मुझे हम्म, भी वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हम्म। आज आपने बताया, बहुत बहुत थैंक यू मैम। फिर हम लोग भी उस तरफ से सोचेंगे। वो जी जी, मैं सिद्धार्थ। सोच के ही बारे में तभी मैंने सोचा कि जितना भी मैंने प्रिपेयर किया मैं उतना उतना बोल दूं, ताकि क्या होता है ना कि उसको मैं अगर बोलूंगी ना तो आपके मन में भी आएगा, फिर आप कुछ प्रश्न पूछोगे या कुछ इस तरह, या हमारे तुलसी दल के सेशन में भी हम उसको अलग तरीके से समझेंगे। तो दो चीजें मुख्य तरह डॉलरिस कैनन की किताबों में से समझ में आती है। वह यह है कि हमारी ये तो पर्सनल हो गई कि हम पास्ट लाइफ पैरेलल लाइफ है ना उसको कोलैप्स करें, उसको एक करें, ये। और दूसरा, धरती में जो हम लोग बोल रहे हैं कि धरती माँ जो है वो एक किस्म से मतलब एक नया जीवन में जाना चाह रही है, नई ऊर्जा में जाना चाह रही है। तो वॉट एवर हैपन्स लाइक फॉर स्मॉल बिट, लाइक एक सेल भी अगर हमारा है तो वह सेल भी पुनर्जन्म करके नई ऊर्जा में जा रहा है। एक इंडिविजुअल भी, एक पूरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी जा रहे हैं, एंड द होल अर्थ इज ऑल्सो इनकारनेटिंग। तो अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, पर जब हम उसको बार बार डिस्कस करते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि ओ नो, इट्स ट्रू, इट कैन हैपन, लाइक वन सेल इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग, one group of cell is like a human being is transforming, whole species of human beings is transforming, along with nature, along with the whole earth is also then a being, and everything is transformed. And ये जो वो बोले कि ये जो इतना पॉपुलेशन आ गया है या ये सब एलियंस आ गए हैं कॉन्वोल्यूटेड, उसमें वो एलियंस पे ज्यादा है।
तो वो एलियंस, ये लोग सारे लोग अपनी अपनी तरह से इस ऊर्जा को या तो सिर्फ विटनेस करने आ रहे हैं, सपोर्ट करने आ रहे हैं, या अपनी ऊर्जा देने आ रहे हैं कि सो दैट दे सेंड ओनली सपोर्ट। तो हम मतलब, तो फिर ये तीनों चीज को समझने मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ पिछले 1 डेढ़ महीने से, जब से ये डॉलरिस कॉनन की बुक को पढ़ने लगी हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। तो आज के सेशन पर यही विराम देते हैं। कल लाइट लैंग्वेज का सेशन होगा, और परसों जो है वो श्रीनिवास सर तो नहीं ले पाएंगे, मतलब उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो देखेंगे सैटरडे को क्या करना है। तो जी मैम, जी, एक थैंक चीज यू। बोलूं, हाँ हाँ, यस पूनम मैम को भी समझ आ गया था वो सेशन, वो भी बता सकती हैं, एटलीस्ट जिस्ट दे सकती हैं। अन्नपूर्णा मैम ने भी अटेंड किया था और वो कह रही थी कि कुछ समझ आ रहा है मुझे, मैम। मे बी वो मैम मैं